ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं अपने एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3। अगर पार्ट 1 और 2 आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, पहले में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और जो साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया था उनका हमने मेन पॉइंट्स देखा था। ठीक है, अभी फिर सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा था, जो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हमने देखा था। अब ये तीसरी वीडियो होने वाली इवोल्यूशन चैप्टर पे, आईसीएसई क्लास 10 पे तीसरी वीडियो होने वाली इवोल्यूशन की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब पहले तो इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस नाम से आपको टाइटल से क्या समझ में आ रहा है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। ठीक है, अगर हम लोग किसी चीज का किसी ने क्राइम किया है, ठीक है, और किसी ने उसको करते हुए क्राइम देखा है, ठीक है, देन हम लोग अगर वो आके डायरेक्ट बोलेगा कि इसने क्राइम किया, इसको जेल में डाल दो, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रूफ चाहिए। ठीक है, बिना प्रूफ के हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, है ना, हो सकता है वो किसी गलत इंसान को फंसा रहा हो, तो हम लोग उसके लिए प्रूफ चाहते हैं। तो वैसे ही अगर मैं कोई भी साइंटिस्ट आके बोल देगा कि ऐसे 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 एवोल्यूशन हुआ, पहले बिग बैंग थ्योरी हुआ, फिर उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के बाद सर्टेन पार्टिकल्स और गैसेस का मिक्सचर होके जो है प्लैनेट्स बने, सन बना, देन प्लैनेट जो है उसमें से सिर्फ अर्थ में ही एटमॉस्फेयर बन गया और वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए, देन वोल्केनिक इरप्शन से हीटिंग हुआ, फिर उसके बाद वाटर वेपर बन गया, देन रेनफॉल हुआ, देन अर्थ में वाटर बॉडीज आ गई, देन लाइफ फॉर्म्स आ गए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी क्यों यकीन करेगा। तो उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए और प्रूफ है, इसीलिए इवोल्यूशन एक कंसेप्ट जो है वो यूज होता है और उसको लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका एविडेंस है, उसका प्रूफ है। ठीक है, तो उन्हीं एविडेंसेस को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि इवोल्यूशन में ऐसा क्या एविडेंस है कि इवोल्यूशन जो है वो हुआ है। ठीक है, तो पहला आता है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में फॉसिल्स। अब फॉसिल का नाम आपने पहले कहीं ना कहीं सुना ही होगा, फॉसिल ये टर्म आपने सुना ही होगा। फॉसिल्स क्या होते हैं? जनरली अगर हम लोग जैसे डोरेमोन या सिंचन वगैरह देखते हैं तो उसमें फॉसिल्स वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, फॉसिल्स हम लोग क्या समझते हैं, जो कि बहुत पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या कोई अलग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनका जो डेड रिमेन होता है, ठीक है, उनका रिमेन होता है या फिर उनका जो है इम्प्रिंट होता है, वो हमारा फॉसिल कहलाता है। एंड फॉसिल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फॉसिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्री हिस्टोरिक लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने में। ठीक है, इसी कारण वो काफी ज्यादा अगर उनका किसी ने खोज किया, ठीक है, और साइंटिस्ट को वो ऐसे ही तो नहीं दे देता, वो लोग बेचते हैं। ठीक है, तो इसी कारण वो काफी ज्यादा अमाउंट का भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने, भाई मैंने बताया, कार्टून्स वगैरह में देखा है, तो लोग इतने खुश क्यों हो जाते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह रहते थे या किसी भी पर्सन को खुदाई करते हुए अगर फॉसिल मिल जाता है तो वो खुश क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा उसका अमाउंट ज्यादा? क्योंकि वो प्री हिस्टोरिक लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने में काफी ज्यादा मदद आएगा। ठीक है, तो ये एक बात इससे मैंने कनेक्ट किया ताकि आप लोग को वहां में ले जा सकूं कि फॉसिल है क्या। तो फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल यहाँ पे मैंने लिखा है, दे आर रिमेन्स और इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड। ठीक है, ऐसे एनिमल, प्लांट या अदर ऑर्गेनिजम्स जो पहले अर्थ में रह चुके हैं। ठीक है, पहले अर्थ में रह चुके हैं और जब उन लोग का डेथ हुआ तब उन लोग उसी लैंड पे ही उन लोग बरी हो गए। ठीक है, उसी लैंड पे बरी होने के बाद उन पे लेयर ऐसे क्या होता गया, लेयर पे लेयर उनका जो है रॉक्स आते गए। ठीक है, रॉक्स आ गए, मड आ गए, और भी जो भी टाइप का है उन लोग के ऊपर लेयर बनता गया। जब उसी को हम लोग डिग करते हैं, उसी में जब खुदाई चलती है वहां पे, तब जाके हम लोग को वो फॉसिल मिलता है। ठीक है, तो रिमेन्स और इम्प्रिंट्स। ठीक है, रिमेन्स और इम्प्रिंट से क्या मतलब है, या तो वो या तो वो ऑर्गेनिज्म का पूरा पार्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट को डायनासोर्स के एग मिलते हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं और वैसे के वैसे ही बरी हो जाए रहते हैं, तो वो हो गया रिमेन। अब मैं इम्प्रिंट की बात करूं, इम्प्रिंट क्या होता है, जैसे कि कोई एनिमल था, उसके बोन का सिर्फ जो है बोन का सिर्फ क्या बोल सकते हैं, एक जैसे कि हम लोग अगर क्ले लाते हैं और उसके साथ हम लोग को, अगर उसमें हम लोग ऐसे
अपने फिंगर्स को प्रेस करेंगे, ठीक है, फिंगर्स को प्रेस करेंगे तो वहां पे हमारे फिंगर का एक निशान बन जाएगा, ठीक है, उस क्ले में। वैसे ही होता है फॉसिल्स के साथ में, जो रॉक वगैरह रहते हैं उन पे जो एनिमल के बोन रहते हैं, हार्ड पार्ट रहता है जो लोग का, उसका जो है वहां पे निशान बन जाता है या इम्प्रिंट बन जाता है। तो फॉसिल क्या होता है, वो इम्प्रिंट भी हो सकता है या फिर वो किसी का रिमेन भी हो सकता है, ठीक है। फॉसिल्स आर रिमेन्स और इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक एनिमल, प्लांट या कोई अदर ऑर्गेनिज्म का रिमेन या इम्प्रिंट्स को ही हम लोग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लूं वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, वीडियो क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, मोस्टली इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो फॉसिल्स जो हैं वो जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है हमने पढ़ा है, सेडिमेंट्स का जब लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होते जाता है तभी वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। तो फॉसिल कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉसिल भी वैसे ही फॉर्म होता है। फॉसिल जो है वो सबसे नीचे रहते हैं, देन उसके ऊपर लेयर बाय लेयर रॉक, मड, क्ले जो भी है वो सारे का डिपोजिशन होते रहता है एंड देन वो ही जो है वो रॉक बनता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही जनरली फॉसिल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछता है कि फॉसिल्स जो है वो कौन से रॉक्स में पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली पाया जाता है, जनरली, मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप्स। फॉसिल कैसे बनता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या क्या है उसके स्टेप्स, डेथ, ब्यूरियल, ठीक है, कंप्रेशन, मिनरलाइजेशन एंड फॉसिलाइजेशन, यानी DBCMF, ठीक है। तो इसका मैंने एक काफी फनी सा क्या बनाया, निमोनिक बनाया है। क्या है, ढोलू, भोलू और छोटा भीम मटकी ने मटकी फोड़ा, ठीक है। ढोलू, भोलू और छोटा भीम ने मटकी फोड़ा, ठीक है। ये काफी फनी, मतलब फनी नहीं है, ठीक है, दूसरी भाषा में और बोल सकते हैं जो भी है, ठीक है, लेकिन मैंने बस इसको लर्न करने के लिए बनाया है, ठीक है। डेथ, ब्यूरियल, कंप्रेशन, मिनरलाइजेशन एंड फॉसिलाइजेशन। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। तो पहले क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो भी प्री हिस्टोरिक एनिमल रहा होगा उसका डेथ हुआ, ठीक है। अब डेथ हुआ तो वो वहीं पे जमीन पे क्या हुआ, उसका डेथ हुआ तो वो बरी हो गया। कैसे बरी हो गया, उसके ऊपर लेयर बाय लेयर क्ले, मड और रॉक जो है उसका फॉर्मेशन होता गया, ठीक है। तो डेथ हुआ, फिर वो बरी हो गया, ग्राउंड में बरी हो गया। देन नेक्स्ट कंप्रेशन। अब क्या हुआ, जब वो बरी हुआ तो वो कुछ तो उसमें मास है ना, तो वो कंप्रेस करेगा, ठीक है। कंप्रेशन के वजह से ही जो है इम्प्रिंट बनता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। देन मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या हुआ, अब वो जो भी लिविंग बीइंग था, ठीक है, अब तो डेड है, ठीक है, तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म था उसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाएगा। कैसे मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी मिनरल्स है उनका डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उनके डिपॉजिट से ही फिर वो ऑर्गेनिज्म ही रहता है, बस उस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसके जगह मिनरल्स ले लेते हैं, उसी को हम लोग मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मिनरलाइजेशन, देन फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन मतलब सीधा जो हम लोग को एक रिमेन या इम्प्रिंट जो है वो पूरा देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं डायनासोर का कई बार जो रहता है ऐसा, अगर फॉसिल है ये, तो डायनासोर का ऐसे स्कल रहेगा, फिर उसके बाद उसका स्पाइन रहता है ऐसे, देखा है कि नहीं? ऐसे टाइप का फॉसिल देखा है कि नहीं आप लोगों ने? ये डायनासोर का कई बार ऐसा एक फॉसिल रहता है। तो क्या रहा होगा, डायनासोर जो है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ठीक है, तो डायनासोर रहा होगा, ठीक है, डायनासोर रहा होगा, देन उसकी डेथ हो गई, वो बरी हो गया, ठीक है। देन उसने जहां वो गिरा वहां पे कंप्रेशन हुआ, देन मिनरलाइजेशन हुआ, उसके जो ऑर्गेनिक मैटर थे उसकी जगह मिनरल्स ने ले ली, देन फॉसिलाइजेशन होके वो एक सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये थे 5 स्टेप्स मैंने बताया, ढोलू, भोलू और छोटा भीम ने मटकी फोड़ा, ठीक है। डेथ, ब्यूरियल, कंप्रेशन, मिनरलाइजेशन एंड फॉसिलाइजेशन, ठीक है। ये निमोनिक आपको याद रखना है तो रखना, नहीं तो मत रखना, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉसिल्स। नेक्स्ट, ये फॉसिल एक एविडेंस था, ठीक है। अब फॉसिल है तो हम लोग को पता चल रहा है ना इसी से कि इवोल्यूशन हुआ है। क्यों?
क्योंकि अगर हम लोग देखें तो डायनासोर्स के बारे में तो हम लोग को नहीं पता ना, डायनासोर अभी हैं नहीं हैं, लेकिन हम लोग को फॉसिल के मदद से पता चला कि डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म भी थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग जान सकते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर डायनासोर्स तो अभी चलो नहीं है तो एवोल्यूशन का इससे कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जैसे उस टाइम पे काफी बड़े क्रोकोडाइल्स जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, ठीक है, या फिर मैमथ सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, मैमथ वुली मैमथ जो होते थे उनका अगर हम लोग फॉसिल देखें और आज के एलिफेंट का हम लोग आज के एलिफेंट तो सब देखते ही हैं, तो उसको हम लोग यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे उस टाइम पे एलिफेंट जो है वो और काफी ज्यादा बड़े होते थे। ठीक है, उनके ट्रंक्स बड़े होते थे, उनके टीथ बड़े होते थे और आज के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े थे। और आज के एलिफेंट्स की बात करूं तो काफी उसके मुकाबले काफी छोटे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एवोल्यूशन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से हम लोग कर पा रहे हैं? फॉसिल की मदद से। तो फॉसिल क्या है? इट इज अ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एक मिनट फिर से देखने दो कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से आप लोगों को क्या समझ में आता है? पहली बात तो मॉर्फोलॉजी वर्ड और एनाटॉमी वर्ड, ये दोनों को बहुत अच्छे से समझ लो कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 11th-12th में जाने के बाद भी समझ नहीं पाते अगर टीचर बोल दे मॉर्फोलॉजी पढ़ के आना, क्योंकि आप लोग को प्लांट्स का पूरा आएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो ये सब आएगा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी वर्ड बोलते ही आप लोग को समझ में आना चाहिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी वर्ड बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किसी भी चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी होता है, किसी भी चीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मॉर्फोलॉजी होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग अगर बात करें आज के ऑर्गेनिजम्स है उन लोगों में, उनमें से कुछ ग्रुप्स में उनके मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो वो काफी ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक कॉमन एंसेस्ट्री रहा होगा। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? एंसेस्टर्स जो पुराने लिविंग बीइंग्स थे उन्हीं से जो है इवॉल्व होके अभी जो ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने मिल रही है, जैसे मैंने मैमथ का एग्जांपल दिया। ठीक है, मैंने मैमथ का एग्जांपल दिया, तो वो जो है मैमथ क्या है? एंसेस्टर है। किसका एंसेस्टर है? ऑफ मॉडर्न एलिफेंट। ठीक है, एक मॉडर्न अगर हम लोग एशियाटिक एलिफेंट लेंगे तो उसका एंसेस्टर कौन हुआ? वुली मैमथ। ठीक है, तो मैमथ जो है वो एंसेस्टर है किसका? मॉडर्न एलिफेंट का। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब हम लोग ये देखेंगे कि आज के एनिमल्स में जो है कुछ एनिमल जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं इन देयर ओरिजिन। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, उनके कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो सिमिलर होते हैं इन फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए दो वर्ड होते हैं। अब मैंने अभी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बता दिया क्या होता है। अब इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं पहले से नहीं बोलूंगा, ठीक है, पहले से नहीं बोलूंगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस, ये दो वर्ड है। ठीक है, तो बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं है, बस एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे वर्ड आता है होमोलोगस। अब वर्ड को कोई भी कभी भी अगर आपको एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, उस वर्ड को तोड़ के देखा करो कि इस वर्ड में कौन कौन से अलग अलग वर्ड को मिला के ये वर्ड बना है। ठीक है, तो उसका मतलब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं होमोलोगस, तो अगर मैं होमो की बात करूं तो होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। यहाँ पे क्या लिखा है? एनालोगस। एनालोगस में मैं एनालोगस की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, एनालोगस मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सिमिलर। ठीक है, होमोलोगस मतलब सिमिलर और एनालोगस मतलब डिफरेंट। ठीक है तो ठीक है, होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? होमोलोगस में क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स को समझने की कोशिश करो।
फर्स्ट हम लोग देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, उसका ओरिजिन सेम होगा और स्ट्रक्चर सेम होगा, बट फंक्शन डिफरेंट होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं 3 चीजें बोल रहा हूं। उसका ओरिजिन सिमिलर होगा, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, बट उसका फंक्शन डिफरेंट होगा। फिर से कौन से 3 वर्ड बोले मैंने, कौन से 3 वर्ड बोले? मैं फॉसिल मिटा दूं? फॉसिल नहीं, यहाँ का एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? वर्ड को यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। पहला वर्ड मैंने बोला ओरिजिन, दूसरा वर्ड मैंने बोला स्ट्रक्चर, तीसरा वर्ड मैंने बोला फंक्शन। ये 3 वर्ड या 3 टर्म से ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स को। कैसे? होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होगा, ध्यान से इधर देखना, इधर देखना, ठीक है? होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या बोलेंगे हम लोग कि उसका ओरिजिन जो है वो सेम होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है? H और A लिख दिया। H मतलब होमोलोगस, A मतलब एनालोगस। ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है? तो होमोलोगस में क्या है, ओरिजिन सिमिलर सेम, स्ट्रक्चर सेम, पर फंक्शन डिफरेंट, ठीक है? DIFF मतलब डिफरेंट, सेम, ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट। एनालोगस में अगर बात करो तो उसका ओरिजिन जो है वो अलग होगा, ठीक है? ओरिजिन डिफरेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है? स्ट्रक्चर यहाँ पे एक वर्ड आता है, 1 मिनट। ठीक है, एक वर्ड और आएगा, ठीक है? एक टर्म और आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ, अपीयरेंस। देखो, अब अपीयरेंस और स्ट्रक्चर में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्ट्रक्चर भी तो वही होता है, अपीयरेंस भी तो वही होता है। नहीं, स्ट्रक्चर मतलब मैं बात कर रहा हूँ अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किससे होता है, स्केलेटन सिस्टम से, ठीक है? अपीयरेंस की बात करूँ तो अपीयरेंस हम लोग कैसे दिखते हैं, हम लोग एक फ्लैश मतलब समझ गए? मतलब हम लोग फ्लैश से बने हुए दिखते हैं, मसल्स दिखते हैं, हमारे स्किन दिखता है हमारा बाहर, ठीक है? तो हमारा अपीयरेंस जो है वो कैसा है, हम लोग स्किन वगैरह देखते हैं, ठीक है? स्किन दिख रहा है हम लोग का, वो हमारा अपीयरेंस हो गया। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम लोग कैसे होगा, हमारा स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे वहां पे। ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपीयरेंस और स्ट्रक्चर की, ठीक है? तो अपीयरेंस मतलब वो सिमिलर दिखेंगे, ठीक है? और स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरनल जो है वो पार्ट कैसा होगा, ये इंटरनल अपीयरेंस, ठीक है? सॉरी, और कंफ्यूजन हो गया, और कंफ्यूजन हो गया। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रक्चर और अपीयरेंस डिफरेंट चीज होती है। स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूंगा तब हम लोग स्केलेटन सिस्टम वगैरह देखेंगे, अपीयरेंस की बात करूंगा तो सिर्फ बाहरी जो हम लोग को चीज दिखेगा उसकी बात करेंगे। डन, ठीक है? तो अपीयरेंस भी आ जाएगा, तो यहाँ पे अपीयरेंस कैसा होगा, होमोलोगस में अपीयरेंस भी डिफरेंट होता है, ठीक है? और अगर मैं बात करूं एनालोगस की तो ओरिजिन डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन अपीयरेंस कैसा होगा, सेम होगा। अपीयरेंस सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। आई गेस मेरे को फॉसिल को मिटा देना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हमको क्रिएट नहीं करना है, हमको कंफ्यूजन हटाना है। हमको कंफ्यूजन हटाना है कि क्रिएट करना है, क्या करना है बताओ भाई, क्या करना है? कंफ्यूजन हटाना है ना? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपीयरेंस, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है? देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होमोलोगस और एनालोगस। देखो भाई,
होमोलोगस में अपीयरेंस डिफरेंट होगा, ओरिजिन सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। एनालॉगस में ऑर्गन में अपीयरेंस सेम होगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन सेम होगा। अब इसको एग्जांपल के रूप में देखते तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, हॉर्स फुट, व्हेल फ्लिपर, ह्यूमंस हैंड। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सारे तो अलग अलग दिखते हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटी है भाई, इसमें क्या सिमिलैरिटी है, ये कैसे होमोलोगस ऑर्गन्स में आ गया? तो मैंने क्या बोला, होमोलोगस ऑर्गन्स में ओरिजिन सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन फंक्शन अलग अलग होगा, अपीयरेंस भी अलग अलग होगा। तो ऑब्वियसली हॉर्स का पैर, व्हेल का फ्लिपर और ह्यूमन हैंड सब अलग अलग दिखते हैं, अपीयरेंस डिफरेंट है भाई। अपीयरेंस कैसा है, डिफरेंट है। फंक्शन क्या है भाई, ह्यूमन अपने हैंड का यूज किस लिए करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। व्हेल अपने फ्लिपर किस लिए यूज करती है, तैरने के लिए यूज करती है। हॉर्स अपना फुट किस लिए यूज करता है, चलने के लिए यूज करता है, दौड़ने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया भाई, फंक्शन अलग अलग हो गया। और अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस ऑब्वियसली हाथ अलग दिखता है, व्हेल का फ्लिपर अलग दिखता है, अपीयरेंस अलग हो गया। लेकिन दो चीज क्या क्या सिमिलर है भाई, ओरिजिन और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे सेम हुआ, स्ट्रक्चर कैसे सेम हुआ, ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, ये वीडियो बार बार रिपीट में देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ओके, और क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन मैंने बता दिया, अपीयरेंस बता दिया, स्ट्रक्चर में बता रहा था। होमोलोगस की बात हो रही है, ठीक है। होमोलोगस में स्ट्रक्चर कैसे सेम हुआ, हॉर्स के फुट, व्हेल के फ्लिपर, ह्यूमन हैंड, ये तीनों में जो स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, हम लोग स्केलेटन सिस्टम देखेंगे। तीनों में कार्पेल्स होते हैं, तीनों में मेटाकार्पेल्स होते हैं, तीनों में फैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तीनों में फैलेंजेस होते हैं, तीनों में कार्पल होते हैं, तीनों में मेटाकार्पल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ह्यूमन हैंड, हॉर्स का फुट और व्हेल का फ्लिपर, इन सब का ओरिजिन भी सिमिलर है। अब अगर मैं बात करूं एनालॉगस ऑर्गन्स की, एनालॉगस ऑर्गन्स में बर्ड विंग और इंसेक्ट विंग की बात करूं, तब वापस से बर्ड विंग और इंसेक्ट विंग देखो, इमेजिन करो, जो मैं वर्ड बोलते जा रहा हूं उसको इमेजिन करते जाओ। बर्ड के विंग्स को देखो, फेदर रहते हैं उसमें, है कि नहीं। और इंसेक्ट का विंग को इमेजिन करो, वो कैसे रहता है, वो सिर्फ एक मेम्ब्रेन, पतला मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। तो बर्ड का विंग और इंसेक्ट विंग, अब इसमें आ जाते हैं एनालॉगस में, देखते हैं अपीयरेंस सेम, ठीक है। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि बर्ड का विंग है सॉरी, बर्ड का विंग है और इंसेक्ट का विंग है, सेम दिखते हैं, ठीक है, सेम ही दिखते हैं ना। नेक्स्ट, ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो इसका ओरिजिन डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बर्ड के विंग्स जो रहते हैं उनमें स्केलेटन प्रेजेंट होगा, फेदर प्रेजेंट होगा और मसल्स प्रेजेंट होंगे। वहीं इंसेक्ट की बात करूं मैं तो इंसेक्ट का सीधा वो एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, मैंने बताया वही, ठीक है। और फंक्शन जो है सेम होगा। इंसेक्ट के पास विंग क्यों होते हैं भाई, फ्लाई करने, उड़ने के लिए। बर्ड के पास विंग क्यों होता है, उड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन सेम होगा, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा एनालॉगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन्स में डिफरेंस क्या है। होमोलोगस ऑर्गन्स में ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा, अपीयरेंस डिफरेंट होगा। एनालॉगस ऑर्गन्स में ओरिजिन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, अपीयरेंस और फंक्शन सेम होगा। और ये एग्जांपल्स जो है, और भी आते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, आप लोगों को देख लेना एक बार, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, और होमोलोगस और एनालॉगस जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो मैंने अभी इतना लंबा बताया है उसको बार बार देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है भैया, वेस्टिजियल ऑर्गन इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जिनका अब के समय में कोई काम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना,
वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अभी हैं जिनका अभी काम नहीं है, ठीक है। पहले से थे, हम ह्यूमन बींग्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। होमोसेपियंस कैसे आए हैं, होमो निएंडरथल्स थे, उसके पहले और भी थे, ठीक है। जो भी और भी हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग आगे और पढ़ेंगे एवोल्यूशन में, ठीक है। तो उनसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो उनमें उस समय क्या होता था, उस समय ज़्यादा उन लोग के पास क्या बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम ब्रेन कैपेसिटी उतनी नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे रॉ फूड जैसे खाते थे तो एक्स्ट्रा टीथ की ज़रूरत पड़ती थी। अब हम लोग फूड को पका के खाते हैं तो एक्स्ट्रा टीथ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं, और फिर रॉ फूड खाते थे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको एक स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती थी, अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसी ऑर्गन्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे ईयर पिन्ना मतलब ये अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बोलते हैं इसको। तो जनरली इसको मत लिखना, ईयर पिन्ना को मत लिखना अभी, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि ईयर पिन्ना जो है वो ह्यूमंस में डेवलप होना बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका उतना कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि साउंड को कलेक्ट करने में ये काम आता है, ठीक है, ईयर पिन्ना। नेक्स्ट विजडम टीथ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्ल का दाढ़ा, ठीक है। तो विजडम टीथ की अब जरूरत नहीं है, पहले वो एक्स्ट्रा टीथ के रूप में था। क्यों? क्योंकि उस टाइम रॉ फूड खाते थे, मैंने बताया। नेक्स्ट आता है अपेंडिक्स जो है वो क्या करता था, रॉ फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता था, ठीक है। और अब उसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग पका के खाते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर आता है एडेप्टिव मेलेनिज्म। तो वीडियो काफी बड़ी हो गई है, एडेप्टिव मेलेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये हमारा एविडेंस का आई थिंक लास्ट है, ठीक है। मतलब हाँ, ये एडेप्टिव मेलेनिज्म, एक मिनट, हाँ, ये हमारे एविडेंस का लास्ट नहीं, आई थिंक इसके बाद भी और है। तो एडेप्टिव मेलेनिज्म से जो भी और बाकी रहेगा वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडीवर्स।